Good morning students. Today I will start the 14th chapter Natural Resources यानी प्राकृतिक संपदा यानी संसाधन। तो इसके पहले मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा यानी प्रस्तावना या भूमिका। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर तुम उसकी प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हो तो मतलब उसके आगे जो भी स्टडी तुम करोगे अध्ययन उसके बारे में तुम्हें सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैं पहले मतलब इंट्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ इस चैप्टर का। तो अर्थ इज द ओनली वन ऑफ व्हिच लाइफ, मतलब पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। यानी अगर हम जी सकते हैं, चंद्रमा पर नहीं जी सकते, अन्य ग्रह पर नहीं जी सकते क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। अधिकतर जीवन जो होते हैं उनको मतलब तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एम्बिएंट टेम्परेचर यानी परिवेशीय ताप, पानी यानी जल और वायु। ये तीन चीजें जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड एनर्जी फ्रॉम द सन एंड नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ फ्रॉम द फॉर्म्स ऑन द अर्थ। यानी हमें ये तीनों चीजें जो हैं वो तो पृथ्वी पर मिल जाती हैं, लेकिन हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है वो ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से। यानी कि जीवन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? परिवेशीय ताप, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। तो पृथ्वी पर ये उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा जो है हमें किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा यानी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी पर ये संपदाएं हैं कौन कौन सी? पृथ्वी पर ये तीन संपदाएं हैं, जैसे भूमि यानी कि जमीन, वाटर यानी कि जल, और एयर और वायु। तो ये पृथ्वी पर ये तीन संपदाएं हैं। तो ये तीनों संपदाएं ही मिलकर के उसको जीवन के जीने के लायक परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। तो इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, आउटर क्रस्ट यानी सबसे बाहरी परत जो है पृथ्वी की क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। और स्थल मंडल होगा उसी पर हमारा क्या होगा? हमारा भूमि कहलाएगी। उसमें स्थल मंडल में जल भी होगा और उसके चारों ओर वायु भी होगी। अब वाटर कवर्स, ये जल जो है पृथ्वी की सरफेस को कितना भाग कवर करता है? 75%। यानी तुमसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर जल की मात्रा बताओ तो तुम्हारा सीधा आंसर हो जाएगा कि 75% ऑफ द अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह जो है 75% कवर होती है। किससे? जल से होती है। ये जो है पानी जो है कहां पाया जाता है? अंडर ऑफ द ग्राउंड यानी भूमि के अंदर। भूमि के अंदर पाया जाता है ये पानी। और ये जो है क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर। यानी जो 75% जल है वो कहां पाया जाता है? 75% तो घिरा रहता है और भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है वो हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जल मंडल। अब आती एयर की बात। स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया। द एयर दैट कवर्स, ये डेफिनेशन को तैयार कर लेना। यानी द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी को ढके रहता है वायु का जो घेरा, लाइक ए ब्लैंकेट, किसकी तरह? कंबल की तरह। यानी पृथ्वी को कंबल की तरह
कहलाता है। अब हम जो है इस परिभाषा को याद कर लें कि व्हाट डू यू मीन एटमॉस्फेयर, यानी पृथ्वी के वातावरण से क्या तात्पर्य है। तो जो वायु का आवरण पृथ्वी को चारों तरफ कंबल की तरह ढका रहता है उसको एटमॉस्फेयर या वातावरण कहते हैं। लिविंग थिंग्स आर फाउंड हियर, दीज थ्री एग्जिस्ट। तो ये लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो ये यहाँ पर तीन तरह से मतलब उस पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले ये सब जो एयर के बारे में ही बात चल रही है, जो वायु का घेरा जो है हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से कंबल की तरह ढके रहता है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो एटमॉस्फेयर में हमारी वायु बहुत जरूरी है क्योंकि इसे कहा गया है द ब्रीथ ऑफ लाइफ, यानी जीवन की श्वास क्या है, वायु है। जीवन की श्वास क्या है, वायु है। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, यानी वायु में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन। तो पहले मैं इसके कंपोजिशन की बात करूंगा। कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी संगठन, वायु का संगठन। अब पहले तो ये देखो वायु का संगठन है क्या। वायु का संगठन जो होता है वो होता है एयर इज द मिक्सचर ऑफ, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस, जो गैसें पाई जाती हैं वो मैं बता रहा हूं। मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक एच। अब जो गैसें होती हैं उसका मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला के रूप में। नंबर 1 N2, इसका परसेंटेज भी लिखूंगा, फिर O2, देन CO2, नंबर 3 CO2, N2O2 CO2, और एक है आर्गन। इस आर्गन में ये प्रतीक के रूप में लिखा है सब मैंने। इसमें N2 को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं। O2 को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। 78.08%, ये मतलब N2 हो गई नाइट्रोजन, O2 क्या हो गई, ऑक्सीजन, CO2 क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें हैं सारी की सारी। इसके मतलब ये क्या हो गई, आर्गन। ये CO2 जो होती, सॉरी ऑक्सीजन जो होती है वो लगभग 20.94 होती है, 20.94%। ये जो होती है 0.03%, और ये होती है 0.97%। तो ये कंपोजिशन है, यानी वायु क्या है, वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जैसे ये तुमने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, यानी ये कह सकते हैं आर्गन के साथ साथ क्या होता है, इसमें जलवाष्प यानी वाटर वेपर्स भी होती हैं। रेयर गैसें हीलियम, नियॉन, रेडन, क्रिप्टॉन, ये गैसें भी हो सकती हैं। यानी ये
97% में इसमें डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण भी पाए जाते हैं। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। अब जैसे यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनको क्या है, ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। कौन कौन सी बताई थी मैंने, ये ऊपर से बता रहा हूं। प्रोकैरियोटिक सेल शुरू में तुमने चैप्टर में शायद 5वें में पढ़ा होगा, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक, ये सेल है। एक बात और बता दूं तुम्हें यहां पर, सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल और ये यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस, इनके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस, यानी इसमें कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों ओर नहीं होती है। कोशिका झिल्ली किसके चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, बट प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन इन द यूकैरियोटिक सेल अराउंड द न्यूक्लियस, यानी यहां न्यूक्लियस के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यहां नहीं पाई जाती, पाई जाती है। तो इनको क्या होता है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, इन्हें जीवन को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने के लिए क्या होता है कि मतलब इन कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को ब्रेक डाउन करने के लिए, उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इमरजेंसी कॉल है सर नीचे से, क्या बुला रहे हैं जल्दी नीचे, क्यों, क्या पता, सबको बुलाएं। तो मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता रहा था मैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो मतलब कोशिका झिल्ली नहीं होती है केंद्रक के चारों ओर, लेकिन इसमें केंद्रक के चारों ओर कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब हरेक को जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पर्यावरण में C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीडाइज होगा, फूड ऑक्सीडाइज होकर के ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी। तो यहाँ पर वैसे तो H2O भी बनता है, ये मतलब CO2 निकल रही है, CO2 का अगर ये रिलीजिंग हो रही है तो O2 का क्या हो रहा है, कंजप्शन। यानी ऑक्सीजन की जब खपत होती है तो CO2 का निर्माण होता है, इसका फॉर्मेशन होगा। इसके साथ साथ मतलब ये समझ लो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ने के लिए, यानी ये मैंने लिखा है फॉर्मूला, इससे ग्लूकोज के अणु जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अब हम इसके अलावा ये देखें कि CO2 की तो उत्पत्ति हो गई, लेकिन ऐसी प्रक्रिया भी है, ऐसा प्रोसेस भी है जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है। ऑक्सीजन की जब खपत होगी तब CO2 यूज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन होगा वो एक दहन की प्रक्रिया है, यानी ईंधन को जब जलाते हैं तब भी CO2 गैस उत्पन्न होती है। इसमें ये ईंधन को जलाने से CO2 नहीं उत्पन्न होती, बल्कि हमारे फॉरेस्ट फायर क्या चीज है, फ्यूम, इसका कंजप्शन करते हैं हम, तो मतलब CO2 गैस निकलती है।
इसके अलावा फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों की आग। जंगलों की आग क्या होगी? वो लकड़ी जलेगी, वहां पर लकड़ी जलेगी तो वो भी एक ईंधन है, और वो अगर ईंधन है तो वहां पर भी कौन प्रोड्यूस होगा? CO2 उत्पन्न होगी। चाहे तो फायर की प्रोसेस हो, वो फॉरेस्ट फायर की प्रोसेस हो, चाहे किसी भी ईंधन के जलने की बात हो, दोनों प्रोसेस में जो है CO2 निकलती है। अब इसके अलावा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 1%। यानी ये CO2 की जो मात्रा होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी होती है? CO2 इक्वल टू ओनली 1%। कहां पर? एटमॉस्फेयर। यानी ये कह लो कि एटमॉस्फेयर में जो है CO2 की मात्रा 1% होती है। तो इस CO2 का जो फिक्सेशन होता है, क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ CO2, फिक्सेशन ऑफ CO2 यानी स्थिरीकरण। अब ये दो प्रकार से होता है स्थिरीकरण। किसका? CO2 का। तो दो तरह से कैसे होगा? एक तो होगा मतलब हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें बदलते हैं? ग्लूकोज में बदलते हैं। तो पहला फिक्सेशन कैसे होगा? हरे पेड़ पौधे यानी भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है? H2O तो जल से एब्जॉर्ब होता है जाइलम के द्वारा, और CO2 जो है पत्तियों की निचली सतह से जाती है। तो ये दोनों जब मिलते हैं और सनलाइट यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल स्वयं द्वीप में होता है, द्वीप में होने के कारण हरा रंग होता है उसका, तो वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो ये C6H12O6 ये मतलब ग्लूकोज, इसका फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज का निर्माण हो गया। तो पहला फिक्सेशन CO2 का कैसे हो गया? यानी CO2 का ये कंजप्शन हो गया, यहाँ पर खपत हो गई तो इसका मतलब क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। यानी हरे पहला, फिर समझ लो वायुमंडल में CO2 का स्थिरीकरण दो तरीके से होता है। पहला तो ये बताया था मैंने, हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में CO2 को ग्लूकोज में बदल देते हैं। और दूसरा बताया था अगर समुद्री एक्वाटिक एनिमल जो है वो पानी में घुला हुआ कार्बोनेट से अपना क्या है? शेल बनाते हैं, यानी समुद्री जीव। एक तो ये हो गया स्थिरीकरण, और दूसरा क्या होगा? समुद्री जीव यानी एक्वाटिक एनिमल यानी समुद्र में जो रहते हैं वो मतलब क्या है? CO2 जो है पानी में घुल करके कार्बोनेट बन जाती है, और कार्बोनेट से उसका कवच यानी समुद्री जीव अपना शेल यानी क्या बना लेते हैं? कवच का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन की श्वास जो होती है वो वायु होती है। अब अगला आता है द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर। द रोल of the atmosphere, the role of the atmosphere in climate control, in climate control। यानी इसका मतलब जो है कि जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका, जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका।
जलवायु हमारी क्या है? जलवायु जो हमारे वातावरण में जैसे गर्म जलवायु होती है, ठंडी जलवायु होती है, ये जलवायु होती है, इसमें एटमॉस्फेयर यानी हमारा वातावरण जो है वो क्या रोल निभाता है? तो ये तो हमें मालूम है कि वायुमंडल जो है पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए हैं। तो इससे मतलब क्या होता है कि वायु ऊष्मा का कुचालक है। तो वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर लगभग कंट्रोल में रखता है। यानी वो बाहर की वायु को अंदर नहीं जाने देता है। तो वायुमंडल में वायु है और वायु ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। तो ये मतलब जो है पूरे साल भर उस पर कंट्रोल करता है। तो वायुमंडल जो है दिन के तापमान में अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। अगर चंद्रमा के बारे में सोचें, जो सूर्य से और पृथ्वी से बराबर दूरी पर लगभग है, इसके बावजूद चंद्रमा की जो सरफेस है जहां पर कि वायुमंडल नहीं है, मून पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। मून, चंद्रमा, देयर इज नो एटमॉस्फेयर। मून सरफेस, चंद्रमा, वहां तापमान जो रहता है, टेम्परेचर जो रहता है -190 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये मैंने जितने भी बीच में तुम्हें छोटे क्वेश्चन बताए हैं, अगर कोई ये पूछ ले कि चंद्रमा पर तापमान कितना होता है, तो -190 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। अब आता है वायु की गति। वायु की नया पॉइंट है वायु की गति, अर्थात पवन, विंड कहते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर, और ये क्या कहलाती हैं? विंड, यानी तेज चलने वाली हवाएं जो है पवन या विंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विंड। तो इसके बारे में जो वायु की गति होती है कब होती है? जैसे शॉर्ट में इसको समझो, जैसे ये लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, और ये हमारा क्या है? जल मंडल है। अब दिन के समय, डे टाइम, दिन के समय ये जल्दी गर्म होगा। स्थल मंडल जो है जल्दी गर्म होगा। किसकी अपेक्षा? जल की अपेक्षा। जल की अपेक्षा यानी देर से गर्म। अब होता क्या है? ये हवाएं क्यों चलती हैं, यानी वायु का मूवमेंट क्या होता है? तो स्थल मंडल में जैसे पहले पॉजिटिव क्वेश्चन ये भी था कि समान ताप पर या दिन के समय एक रेत की बाल्टी को और एक पानी की बाल्टी को भर करके अगर हम खुले में या सूर्य के प्रकाश में रख दें तो कौन जल्दी गर्म होगा और क्यों? तो बालू जो है वो जल्दी गर्म होती है, बालू जो है वो जल्दी गर्म होती है और पानी देर से गर्म होता है। और ये सभी प्रोसेस जो है वायुमंडल में हवा के गर्म होना, हवा कैसे गर्म होगी? सूर्य के प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो हवा के गर्म होने से जल वाष्प बनता है। हवा कोई स्थल मंडल में पानी भी है, तो पानी जब गर्म होगा तो क्या बनेगा? वेपर्स बनेंगे। और जल वाष्प जो है वो जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों में जल के गर्म होने के कारण ही बनती है। यानी जीवित प्राणियों के क्रियाकलाप ऐसे होते हैं कि जल जो है वाटर चेंज इनटू द वाटर वेपर्स, यानी जल जो है वो क्या हो जाता है? गर्म होने के कारण जल वाष्प बनती है। अगर स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर की भाग और जलीय भाग में होने वाले इन
विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है। किरणें आई और वापस उसी माध्यम में लौट गई तो ये परावर्तन हो गया। तो परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म। और गर्म होने से वायु में संवहन धाराएं, यानी ये जो है स्ट्रीम संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। और इनकी प्रकृति को अगर हम जानना चाहते हैं तो हम ये देखें पहले तो शॉर्ट में, तो ये मैंने बता ही दिया था कि मतलब क्या होता है, ये थल है और ये यहाँ पर जल है। अब ये जब गर्म हो जाता है, दिन के समय की बात हो रही है, किसके समय की? डे टाइम, यानी दिन के समय। तो ये बालू जल्दी गर्म हो गई तो ये बालू गर्म होकर के काम करेगी, ऊपर जाएगी। ऊपर जब जाएगी तो यहाँ का स्थान जो है वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो खाली हो जाने के कारण, यानी यहाँ पर वैक्यूम खाली है, वायु की दाब कम है, तो यहाँ पर जो है जलमंडल की तरफ से दिन के समय धाराएं प्रवाहित होंगी। तो किसके रूप में आएंगी? वो स्टीम वायु के रूप में, यानी हवा के रूप में, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर वायु चलती है। और अगर तेज गति से चल रही है तो वो पवन कहलाएंगे, यानी यह पवन की ही बात हो रही है। वैसे जहां का दाब उच्च होगा वहां से किधर आएंगी? निम्न दाब की ओर आएंगी। अब देखो ये वायु यानी थल गर्म हो गया तो यहाँ से वायु क्या उठेंगी? ऊपर। तो ये स्थान खाली हो जाएगा। तो जहां उच्च दाब है, उच्च दाब कहाँ होगा? समुद्र के ऊपर की वायु, क्यों? पानी देर से गर्म होगा तो वो मतलब क्या है, वहां से वायु जो है इस स्थान को भरने के लिए समुद्र की ओर से स्थल की ओर आती हैं। यानी ये समझ लो। पर एक पॉइंट ध्यान रखना, ये काम है दिन का और रात में ये क्रियाकलाप कैसा हो जाएगा? उल्टा। रात के समय क्या होगा? हवाएं जो प्रवाहित होंगी वो किधर होंगी? उच्च दाब यहाँ का होगा। थल जितनी देर से गर्म होता है उतनी ही देर से ठंडा होता है। तो रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं। अब ये मान के चलो, मतलब जमीन की अपेक्षा जो है जल जो है धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी। तो कहां की वायु गर्म होगी? जल के ऊपर की वायु। तो वो वायु गर्म होगी तो वो स्थान ऊपर, वायु ऊपर उठने के कारण क्या होगा? वो स्थान खाली हो जाएगा और स्थल की ओर से रात्रि में मतलब जो है स्थल की ओर से वायु किधर प्रवाहित होंगी? जल की ओर। तो इसके मतलब एक कारण भी उठता है कि तटीय क्षेत्रों पर, लिख लो चाहो तो क्वेश्चन, तटीय क्षेत्रों पर कम, ये मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, दो है इसके प्रश्न। क्या बोला था मैंने? तटीय क्षेत्रों पर कम, तटीय क्षेत्रों पर कम उच्च दाब, कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र तथा उच्च दाब के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं, यानी क्या प्रतीत होते हैं? रात में प्रतीत होते हैं। इन दोनों बातों का मतलब जो है, मतलब तुम करके जाना, रात में प्रतीत होते हैं। क्यों? इसी के पैरेलल ये कोस्टल तटीय क्षेत्र का मतलब है कोस्टल एरिया, यानी तटीय क्षेत्र, समुद्र के आसपास के क्षेत्र जो हैं वो
तटीय क्षेत्र कहलाएंगे। अब तटीय क्षेत्रों में रात के समय दूसरा प्रश्न ये बनता है, तटीय क्षेत्रों में रात के समय क्या होता है? एट द नाइट एंड द कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा क्या होगी? वायु की दिशा क्या होगी? ये दो क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको इसी आधार पर करना। फिर एक बार समझ लो, ये थल है और ये जल है। ये दिन में जल्दी गर्म होगा, दिन में जल्दी गर्म होगा। जल्दी गर्म होने के कारण क्या है? ये दिन में देर से गर्म होगा, देर से गर्म होने के कारण यहां की वायु कैसी होगी? गर्म। वायु की मात्रा गर्म होगी। दिन में क्या होगा? ये मात्रा गर्म हो जाएगी तो वायु किधर की ओर उठेगी? ऊपर की ओर जाएगी। वहां स्थान खाली हो जाएगा, इससे निम्न दाब बन जाएगा। उच्च दाब कहां होगा? कोस्टल एरिया में। तो ये कोस्टल की तरफ से विंड जो है वो थल की ओर आएगी। दिन के समय समझ लो, दिन के समय थल से जल की ओर, और रात्रि के समय जो है हवाएं जो है, विंड जो है वो जल से थल की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसका एक मैं बोले दे रहा हूं, अगर चाहो तो लिखने की कोशिश करना। यानी तटीय क्षेत्रों पर कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं। क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। तो दिन के समय पवन जो चलेगी, विंड जो चलेगी, वो समुद्र से किसकी ओर होती है? स्थल की ओर होती है। क्योंकि दिन के समय स्थल के ऊपर की वायु तेज गति से गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। जैसे यह वायु ऊपर की ओर उठती है, वहां कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु जो है कम दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहना प्रारंभ कर देती है। अब मैंने दूसरी बात बताई थी, तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा क्या होगी? तो उल्टा हो जाएगा तटीय क्षेत्रों में। तो रात के समय क्या होगा? स्थल यानी जमीन जो है और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं और स्थल की अपेक्षा जल जो है धीरे धीरे ठंडा होता है। फिर समझ लो, चूंकि जमीन की अपेक्षा जल जो है धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से अधिक गर्म होगी। कहां की वायु ज्यादा गर्म होगी? जल के ऊपर की वायु जो है जमीन की वायु की अपेक्षा स्थल के ऊपर की वायु से अधिक गर्म होगी। तो वायु का प्रवाह जो होगा ऊपर की ओर होगा, अर्थात हवा की गति और दिशाओं को बहुत से वैसे अन्य कारक भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी की रोटेशन वेलोसिटी यानी पृथ्वी का घूर्णन वेग तथा पवन के मार्ग में आने वाली बहुत सी पर्वतमालाएं होती हैं, वो भी अवरोध उत्पन्न करती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वो वर्षा के बारे में बताऊंगा। पहले बताऊंगा कि बादल कैसे बनते हैं और फिर वर्षा कैसे होती है, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो उसमें पानी के उपयोग भी आ जाएंगे, वो ध्यान से पढ़ना। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, क्या कहा था? पानी के उपयोग के मतलब पानी का क्या महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ द वाटर। थैंक यू।